So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनका पिछले 5 साल का क्या ट्रेंड रहा। ठीक है, किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, प्लस अब जब हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बहुत से चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो कौन से चैप्टर की वेटेज बढ़ गई। 2024 में 2 बार नीट का एग्जाम हुआ, नीट और रीनीट, तो क्या उसमें कौन सा चैप्टर रहा जो एकदम से काफी इंक्रीमेंट रहा जिसके वेटेज में, वो सारी बातें इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कमियां हमारी 2024 में रह गई उसे हम 2025 में दूर करेंगे, और वो जो 650 पे आज हम अटक गए हैं जिसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का चांसेस बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों बहुत से बच्चे होंगे जो 26,000 रैंक पे हैं और उन्हें मजबूरी ड्रॉप करना होगा क्योंकि वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, और 26,000 में ऑल इंडिया, हरियाणा, राजस्थान और मोस्ट प्रोबेबली उत्तर प्रदेश में भी कॉलेज नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो 26 और 26 से ऊपर वाले बच्चे 30,000 मेहनत उन्होंने बहुत करी, 650 640 नंबर वो लाए, पर 4 और 8 नंबर की वजह से उनको 1 लाख की जगह शायद 14 लाख फीस देखने को मिल रही होगी प्राइवेट कॉलेज की। तो उन्होंने फाइनली फर्स्ट राउंड के बाद डिसाइड करा है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉप कर लेना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। एज अ नीट एस्पिरेंट ड्रॉप इज नॉट समथिंग ऑफ बैड पॉइंट, आप आराम से ड्रॉप करो। और क्योंकि ड्रॉप करने से बच्चों आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एक एवरेज इंडिया में 12 लाख ट्यूशन फी रहती है प्राइवेट कॉलेज की। 12 लाख तो कर्नाटका में है, वैसे ज्यादा ही रहती है, पर अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें गवर्नमेंट की, आपको पता है 5 साल की भी इतनी नहीं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने रिसेंटली ड्रॉप के बारे में सोचा है और एकदम से बिल्कुल अपना नया प्लानर बना रहे हैं, नए तरीके से किस तरह से हम 700 पार जा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा 700 तो पार करना ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका वेटेज लग रहा है आप ऊंचा नहीं सोचोगे तो वंस अगेन आपको 2025 में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए लास्ट राउंड तक बैठना पड़ेगा, और फिर भी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर, 7 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली होते हैं। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक मान रहा हूं, तो उन्हें काउंट करके ये 7 किस तरह से हमें पढ़ने हैं और क्या इनका ट्रेंड रहा जरा देखते हैं। तो मूल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो 2024 में जहां 2 बार पेपर हुआ, पहले पेपर में ये 3 क्वेश्चन आपको दिया और दूसरे में इसने 2 क्वेश्चन दिए। ओके, और जब तक सिलेबस बहुत ज्यादा था, सॉलिड स्टेट भी था, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर भी था, तब इसका ट्रेंड 1 नंबर का रहता था। पिछले 3 का आप देखो, 23 22 21, तब आपका सिलेबस पूरा आता था, पूरी एनसीईआरटी आती थी, तब इससे एक एक क्वेश्चन आता था। और एकदम से जंप पड़ी 2024 में, इससे 3 क्वेश्चन आए क्योंकि आपका फिजिकल के 2 चैप्टर गए थे, सॉलिड स्टेट चला गया, स्टेट्स ऑफ मैटर चला गया, सरफेस केमिस्ट्री 3, तो उसकी वजह से इसका वेटेज बढ़ा। तो मूल कंसेप्ट, अगर आप हल्के में लेते थे तो इस बार मत लेना, 2 क्वेश्चन बड़े हैं तो 8 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। अब कौन कौन से ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, जिनके क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला या फिर परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं मूल कंसेप्ट से। Percentage of carbon is 12%, hydrogen is 58%, oxygen is 32%. Find the empirical formula of the given compound और find the molecular formula of the compound। या फिर कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर निकल रहा है, और उससे आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला बताना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन को अगर आप करो तो बहुत ध्यान से करना, ये आपका काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता है जब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या ट्रेंड करता है, ट्रेंड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ट्रेंड वर्ड ट्रेंड में, रिएक्शन स्टाइकोमेट्री। रिएक्शन स्टाइकोमेट्री क्या है, अगर एक रिएक्टेंट आपको दे रखा है और दूसरे प्रोडक्ट का आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए, या फिर कितना प्रोडक्ट पे कितना रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्शन स्टाइकोमेट्री कहती है। मतलब आप अमाउंट निकाल रहे हो या प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का बैलेंस वगैरह करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लगा के, तो जिसमें आप लिमिटिंग रिएजेंट इन सब चीजों को कंसिडर करते हो, वो रिएक्शन स्टाइकोमेट्री कहलाती है। और इसका न्यूमेरिकल भी हमें देखने को मिलता है नीट के पेपर में। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको काफी देखने को मिलेंगे अगर आप 15 साल के क्वेश्चन उठाओगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आता था तो उसमें क्या क्या दिखेगा। पर अगर हम बात करें तीसरी कैटेगरी, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल्स, क्वेश्चन क्या होता है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन
गैस 12 ग्राम ऑक्सीजन एटम या 1 मोल ऑक्सीजन एटम किस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, या 18 ग्राम वाटर, 18 लीटर वाटर, इस तरह के नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा हैं, या मोल्स कितने हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन इजी लेवल में रहते हैं, बहुत आसान लेवल में आते हैं। तो अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है तो बच्चों इसको मत छोड़ना। यही वजह है कि आपका जो एकदम से 720 वाले बच्चे क्यों बढ़ गए, क्योंकि सिलेबस कम हुआ। तो आपको पता है जब आपको कम पढ़ना होगा तो फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जो टॉपर्स थे उन्होंने पहले ही पढ़ रखा था, उनका सिलेबस कम हो गया, आखिर में जाके उन्होंने और तेजी से रिवाइज करा तो उन्होंने 720 को टारगेट कर लिया। ठीक है, तो ये अगर नेक्स्ट ईयर भी यही रहता है तो आपको ट्रेंड सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जब सिलेबस कम होने की बात आई तब तक बहुत बच्चों को नहीं पता था, मोस्टली बच्चे कवर कर चुके थे। अब आपको पहले से पता है सिलेबस कम है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते, आलस। टॉपर में भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि यार चैप्टर कम है, मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता हूँ। लास्ट ईयर तक सब पढ़ चुके थे, उसके बाद आया। तो अब आपको पहले से पता है चैप्टर कम है, तो उस हिसाब से आपके दिमाग ने मेहनत थोड़ी अगर कम कर दी है तो बढ़ा दो। 720 वाले अब पिछले साल से ज्यादा ही रहेंगे, और आपको पता है नीट का कैसा सिस्टम रहता है। तो आप प्लीज एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे, 4 नंबर से आपकी फीस 14 या 15 गुना बढ़ जाती है। आपको पता होगा, अगर आपने राउंड 1 के ट्रेंड देख लिए, पहली बार अगर 12th के बाद काउंसलिंग करी है तो समझ चुके होगे कि कितना मुश्किल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट को पाना। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका ट्रेंड बहुत सिंपल था कि भाई मेरे से 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे तुम्हारा सिलेबस कम हो चाहे तुम्हारा सिलेबस ज्यादा, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, और एक क्वेश्चन 99% रहता है क्वांटम नंबर का। मैंने इस ऑर्डर में लिखा है कि जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सबसे पहले लिखा है। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमेशा एक आध क्वेश्चन इससे आता ही है कि भाई एन और एल में क्या रिलेशन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका क्वांटम नंबर क्या होंगे चारों, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। फिर बोहर मॉडल के आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी वाले शॉर्ट फॉर्मूले, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे वाले जो शॉर्टकट है, तो उनसे न्यूमेरिकल आ जाता है। और ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, लैम्डा बराबर h/mv, हाइजेनबर्ग का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा, अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो एक आपने वेव फंक्शन पढ़ा होगा फाई करके, ठीक है ना। ये बच्चों आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कहीं से मत पढ़ो, उसमें लाइन से स्टेटमेंट उठा के आपको क्वेश्चन मिल सकता है ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में, ऑर्बिटल के नोड्स, ये सब रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स ना, छोटी मोटी चीज अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, पर आई एनसीईआरटी से होगी। अगर आपको किसी पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपने नहीं पढ़ा, जो अजीब सी लैंग्वेज दिख रही है, तो 99% एनसीईआरटी की किसी लाइन को उन्होंने उठा के रख दिया है, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी बच्चा कम पढ़ता है, 12th की ज्यादा पढ़ता है क्योंकि बोर्ड के लिए पढ़ी थी। 11th की एनसीईआरटी कम छुई होती है, तो इतना ध्यान से जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये वेव फंक्शन, रेडियल नोट्स बहुत ध्यान से 2 पन्नों में ये एनसीईआरटी के उन्हें पढ़ना। अगर पेपर आपका डिफिकल्ट लेवल में जाता है तो इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। बाकी क्वांटम नंबर इनका फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से देते ही देते। फिर सबसे अच्छा चैप्टर 11th का, और सबसे ज्यादा बड़ा और मुश्किल मैं कहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में होता है तो तुम कंफ्यूज जाते हो कि मेरा वो कहता है प्लस होगा हीट, केमिस्ट्री कहती है माइनस होगी, फिजिक्स कहता है वर्क डन पॉजिटिव है, केमिस्ट्री कहती है वर्क डन नेगेटिव है, तो कंफ्यूजन हो जाती है इस चैप्टर में। तो फिर इसका जरा वेटेज और ट्रेंड देखते हैं। जब तक आपका ये देखो 23 में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो एवरेज माने तो 2 क्वेश्चन इसका है, 3 1 2 का एवरेज 2 हो गया। पर अगर हम 24 वाले ट्रेंड को देखें, जो दोनों पेपर रहे, दोनों में 3 क्वेश्चन आए थर्मो के। एक तो जो रीनीट हुआ 1563 बच्चों का जिन्होंने ग्रेस इन्हें मिल गया था, प्लस 2024 का जो एक्चुअल पेपर हुआ, दोनों में थर्मो के 3 क्वेश्चन थे। और अगर मैं थर्मो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो तो सबसे पहली क्लास में बहुत सारी डेफिनेशन लिखाते टीचर, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, पाथ फंक्शन, वर्क फंक्शन, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उनमें से क्वेश्चन आता है। किसी चीज को होगा आपको कंपेयर करना होगा, वैक्यूम में वर्क डन क्या है, बहुत वर्ड टू वर्ड आंसर होगा, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो सीधा टिक मार देगा। न्यूमेरिकल नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी, आपको चुननी होंगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल का मैच द फॉलोइंग टाइप का कुछ। तो वो डेफिनेशंस जो स्टार्ट में कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, आप उन्हें ध्यान से पढ़े, थर्मो में उससे क्वेश्चन आता ही आता है।
फिर एडियाबेटिक का न्यूमेरिकल ना देकर आइसोथर्मल का न्यूमेरिकल ज्यादा आता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो आइसोथर्मल का आपको फॉर्मूला पता होगा, इसके ग्राफ्स देख लेना, एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क डन होता है, तो उस पे आसान सा न्यूमेरिकल आ जाता है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नीट के पेपर में नहीं आता। तो कभी भी जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मत करने लग जाना। अगर आपका नीट की हो जाए तो सोचा कि मैं चलो जेई के पीवाई को देख लेता हूँ 2020 के बाद वाले, टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ा है, बच्चे ने सारे टॉपिक पढ़े हैं, वो कर लेगा। इतना बड़ा 1.5-2 पन्ने का न्यूमेरिकल आपसे नहीं कराएंगे। आपको 180 क्वेश्चन करने भाई, उनको एक सिंपल सा रूल है बच्चों, जेई में जो बच्चा है वो 50% मार्क्स स्कोर कर लेगा तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा बुरा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। 300 में से 150 नंबर हो गए, क्या आप 50%, अगर आप पे रिजर्वेशन नहीं है तो क्या 50% में नीट में कुछ मिलता है? नहीं मिलता, 90% में मिलेगा। 720 का 90% होता है 630 नंबर, 630 पे भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको अबव 90% मार्क्स लाने हैं, तो जब हमें 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो वो एग्जामिनर भी इस बात को ध्यान रखता है कि भाई बच्चों के क्वेश्चंस को ऐसा रखना है कि वो सारे करें। आपका 50% से काम नहीं हो रहा। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% पे बच्चों का काम हो जाता है, पर आपको चाहिए 90% एंड अबव इफ यू डू नॉट हैव अ सिंगल रिजर्वेशन। ओके, अगर आप लड़के हो, जनरल हो और ईडब्ल्यूएस नहीं हो तो फिर आपको 90% से भी ज्यादा स्कोर करना है। 650 में भी इस बार दिक्कत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन करने होते हैं। फिर डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा यू के ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। अभी मैं काउंसलिंग करा रहा था 2 महीने, पर ये केमिस्ट्री का है तो मैं आपको थर्मो वगैरह के सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस वाले लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। काउंसलिंग में पूरी हेल्प करिए तो पढ़ाने में भी करूंगा, ओके। दोनों ही मेरे फेवरेट चीज है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो डेल्टा एच का जैसे एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच टी डी एस काट के। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल से सीधा सीधा न्यूमेरिकल, सॉरी, छोटे छोटे फॉर्मूले से सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अगर आप एक बार थर्मो के सारे न्यूमेरिकल को एक जगह लिख लेना पढ़ने के बाद और रेगुलर रिवाइज करना, आपका न्यूमेरिकल आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस। आपसे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं करवाएंगे। डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा एच निकाल, डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए बस। तो आप जब थर्मो में पढ़ाऊंगा तो आप जरूर देखना। काउंसलिंग तो आपने मेरी देखी है, शायद फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर बहुत कम बच्चों ने देखे होंगे, पर वो भी अब इस साल आप देखना अगर आपने ड्रॉप करा है। कहीं ना कहीं मजबूरियां रही, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से 30,000 रैंक पे भी आपको अगर ड्रॉप करना पड़ रहा है तो आप मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो। एक एक साल बहुत कीमती होता है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है, वर्क डन पूछा है, या डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई आइसोथर्मल या आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो ये छोटे मोटे फर्स्ट लॉ पे बेस, सेकंड लॉ से कम ही क्वेश्चन रहते हैं। और साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी से क्या मतलब होता है, आपको प्रोसेसेस दे देंगे, क्रिस्टलाइजेशन दे दी, एवोपरेशन ऑफ वाटर दे दिया, और पूछेगा कि इसमें किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही, ठीक है। तो ये वाले साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, और अगर एंट्रोपी का न्यूमेरिकल आता है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आप थर्मो के बस फॉर्मूले एंड में लिख लेना और जितनी थ्योरी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। आपका थर्मो में 3 क्वेश्चन आएंगे 2025 में और छूटेगा कोई भी नहीं। फिर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा ना, आप इसके बाद अगर बात करें 2 चैप्टर ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रो और इक्विलिब्रियम, इनका वास्ट स्कोप है। किस तरह से इनमें से हर चीज से कुछ कुछ पूछा जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इक्विलिब्रियम का वेटेज देखें तो 3 का वेटेज आया जब सिलेबस कम हुआ। अभी तक 2 क्वेश्चन रह रहे थे, पर जब सिलेबस कम हुआ तो वो 3 हो गए। 3 क्वेश्चन आए दोनों पेपर में, 24 के रीनीट के एग्जाम में भी। तो ये ट्रेंड फॉलो होगा, 25 में भी फॉलो होने की उम्मीद है, ठीक है। कोई सिलेबस में इतना बड़ा ऑल्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, एनसीईआरटी ऑल्टर जितनी होनी थी हो गई है, अब वापस तो ले नहीं आएंगे सॉलिड स्टेट को। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर है ली चैटलर प्रिंसिपल। बच्चों आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है किस तरह से आप रिएक्शन की यील्ड बढ़ा सकते हो, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटाई, या फिर कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी। तो ये न्यूमेरिकल पी ब्लॉक में भी आपकी हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, और ली चैटलर का कंसेप्ट इक्विलिब्रियम में तो है ही। फिर दूसरा ट्रेंड रहता है केएसपी वाले क्वेश्चन, आप पीवाईक्यू करोगे आपको काफी मिल जाएंगे।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला मैंने सॉल्युबिलिटी लिखा है, और केएसपी, इन दोनों के न्यूमेरिकल आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। पीएच निकालने के जो क्वेश्चन है वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का पीएच 7 होता है, बाकी पीएच के 3 फॉर्मूले रहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, उनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। और बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला पीएच बराबर पीके प्लस लॉग कंजुगेट सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला आपका हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन से सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एक रिएक्शन दे रखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और आपसे पूछेंगे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। और तीसरा जो चीज रहती है, लुईस ब्रॉन्स्टेड और आरएनएस के कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे एसिड बेस को डिफाइन करने के। इन्होंने तीनों ने अलग अलग अपनी थ्योरी बताई है, और इसमें से आपको आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरएनएस बेस। तो ये टॉपिक्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। इक्विलिब्रियम में जैसे आयनिक को हम कहते हैं ज्यादा आता है, बट नीट के पेपर में दोनों का बराबर हिस्सा है। ली सैडलर फिजिकल का है, ठीक है। और बाकी आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिजिकल वाले में पढ़ाई जाती है, केमिकल वाले में। तो आयनिक और उसमें दोनों इक्वल वेटेज रहता है। जेई में आयनिक ज्यादा होता है, बट आपके पेपर में दोनों का इक्वल ही रहता है। अब हम बात करें सॉल्यूशंस चैप्टर की, तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इसको अगर पढ़ो तो मोल कंसेप्ट के साथ ही पढ़ लेना। अगर आपने ड्रॉप करा है तो मोल कंसेप्ट के साथ सीधा सॉल्यूशन पढ़ लोगे, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है इसमें। इसका वेटेज अभी तक 1 नंबर का था, 2024 में ये 2 पे जंप कर गया। 2024 में दोनों पेपर में इससे 2-2 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है। ग्राफ भी आ गया था, पाई बराबर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वाला। कंसंट्रेशन टर्म से न्यूमेरिकल आ जाएगा। आपसे मोलैरिटी पूछी जाए, मोलैरिटी पूछी जा सकती है, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस रहेगा। हेनरीज लॉ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल एज वेल एज अ स्मॉल न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अगर आपने एनसीईआरटी में ना 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक तो सोडा लाइम वाला इंडेक्स में हेनरीज लॉ का, उन्हें जरूर करना। और वेंट ऑफ फैक्टर से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दिया CH3 COOH और HCl, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से किसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सुक्रोज भी मान लो रख दें, या आपका कोई जो भी टॉपिक वाइज होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको सोल्यूशन पढ़ाऊंगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे हम एलिवेशन और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के जनरल आइडिया लगा सकते हैं, तो उस पे बेस क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है। फिर हम बात करें रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है बच्चों, इसमें हर चीज से इन्होंने कुछ कुछ पूछा है। 3-3 का अप्रॉक्स का वेटेज रहता है। रेडॉक्स से क्वेश्चन एक आता ही है, बहुत रेयर होता है कि रेडॉक्स से ना एक क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग का आसान सा रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नर्स इक्वेशन पे बेस, ईएमएफ आपसे निकाली जा रही है, उसी की हेल्प से आपसे पूछा जा रहा है सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल कहा जाता है जिस चीज को। फिर डेल्टा जी और ईएमएफ में एक रिलेशन होता है, जिससे आपका अगर मान लो ईएमएफ के साथ साथ डेल्टा जी भी पूछ ले तो कोई मुश्किल नहीं है। डेल्टा जी बराबर माइनस का एनएफई। फराडेस लॉ से 2 लॉ है, पहले वाले से ज्यादा क्वेश्चन आता है, W बराबर ZIT वाले से, तो सीधा आपको 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथा पूछ लेंगे। करोजन से क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी बेस्ड होता है कि भाई ये करोजन या रस्टिंग आप किससे प्रिवेंट कर सकते हो, या इसकी रस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है। जो आखिरी में थ्योरेटिकल सेग्रीगेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन आ जाता है जो आप प्रिवेंशन यूज करते हो। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कोलराश लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में अगर आप एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल भी कर लोगे ना, और कोलराश लॉ के लिए भी, तो बहुत होंगे। वही क्वेश्चन आए हुए हैं। कोलराश लॉ में आपको एंड में याद होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप एसिडिक कांस्टेंट निकालते हो। नहीं याद आ रहा, फ्रेशर हो, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी मैं डिस्कस पढ़ेंगे रेगुलरली। तो कोलराश लॉ में अगर आप एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल देखोगे ना, आखिर में जो दे रखे, तो उसी तरह का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा। रेडॉक्स से बैलेंसिंग आ जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशल केसेस में किसी किसी का अलग सा होता है, वो पूछा जाता है। एक बार उन्होंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे करके। तो जनरल एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा आता है, पर रेडॉक्स से एक क्वेश्चन आता है, ओके। आखिरी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इसका वेटेज भी इस साल बड़ा है, 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन इससे आए 12 नंबर के, वरना इसका 2-2 का अप्रॉक्स वेटेज रहता था।
कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, एल के वर्सेस 1/t का ग्राफ, आरएनएस कंसेप्ट वाला, और उसी के साथ साथ K1 K2 और एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला होता है ln K1/K2 करके माइनस का EA 2.303 R वाला। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। रेट लॉ और ऑर्डर बेस्ड न्यूमेरिकल, कि भाई आपको एक ग्राफ दे रखा है, नहीं ग्राफ नहीं डेटा दे रखा है, तो ए और बी की कंसेंट्रेशन दे रखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा ए और बी के विद रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या क्या है। आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग आपने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं उनमें से कोई आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का रहता है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाता है, बट आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करो, ग्राफ का क्लियरेंस रखो। और क्योंकि आप लोग बायो से हो, मैथ आपकी वीक है, तो न्यूमेरिकल में लगती है कैलकुलेशन। टेम्परेचर होता है भाई 278 केल्विन, 298 केल्विन, वहां मल्टीप्लिकेशन में देरी खा जाते हैं बायो वाले बच्चे, 298 इंटू 278 करने में उनकी हालत थोड़ी सी हिल जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखो, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन का बहुत रोल होगा, और सेम इलेक्ट्रो में, तो इसके चक्कर में न्यूमेरिकल मत छोड़ देना। इन दोनों में कैलकुलेशन के चलते बायो वाले छोड़ देते हैं, नर्स इक्वेशन में भी कैलकुलेशन रहती है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करें बच्चों। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। 4 नंबर की कीमत उससे पूछो जिसकी रैंक 25,000 है, ठीक है, उसको नहीं मिल पा रहा होगा कॉलेज, बहुत दिक्कत आएगी, आखिरी राउंड तक बेचारा बैठेगा और पढ़ भी रहा होगा, जानता है कि भाई प्राइवेट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, पर लास्ट राउंड तक बेचारे को पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस नीट एस्पिरेंट्स के लिए होती है। एक जेई एस्पिरेंट को तो कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट में भी उसका इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एमबीबीएस का। तो सपना अगर एमबीबीएस का है तो मेहनत भी उतनी करें। फिर बुक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप थ्योरी करो और न्यूमेरिकल भी उससे करो। न्यूमेरिकल उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत सही रहते हैं अगर आप वो कर लेते हो, प्लस पीवाईक्यू ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। फिर अगर आपके ये दोनों हो गए तो आप आईसीएसई की किसी भी बुक से, केएलसीयू का अगर आप आईसीएसई से पढ़े हो या आपका कोई भी स्टूडेंट है, आसपास दोस्त है, तो उनसे ये बुक ले सकते हो, इनमें अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो आपका नीट लेवल के हैं। और अगर आपको ये भी नहीं मिल पा रहा तो ऑनलाइन आपको जीआरबी पब्लिकेशन फिजिकल केमिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी, मत खरीदो, उसे डाउनलोड करके भी उसके न्यूमेरिकल कर लो, इतना बहुत हो। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, पर टॉपिक कोई नहीं छोड़ना। अगर कोई बच्चों वाला फॉर्मूला भी है तो वो भी तुम्हें याद रखना है, आप एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चाहे डेल्टा एच का छोटा सा फॉर्मूला हो, चाहे बड़ा फॉर्मूला हो, चाहे आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स हैं, चाहे पाथ फंक्शन है, चाहे यूनिवर्स और आपका क्या होता है दूसरी चीज, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स में अंतर है, आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। वहीं अगर आपको लग रहा है आप जहां पढ़ रहे हो वहां फिजिकल केमिस्ट्री सही से नहीं हो पा रही है और आप फिजिकल केमिस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मैं एक्चुअली में तीनों चीजें अलग अलग लेके चलता हूँ। तो अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो फिजिकल केमिस्ट्री 7 चैप्टर 3 महीने में आपको लग के कराऊंगा, ताकि भाई हमें तो हर चीज पढ़नी है। 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में, एक वो क्लास होगी जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू नहीं, जो आ सकते हैं, पीवाईक्यू की तो अलग क्लास होगी। टाइम रहेगा 6 बजे, दिन है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे वाली क्लास जो होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, मेन थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, तो किसी बच्चे को संडे को काम होता है तो वो क्लास वो बाद में भी देख सकता है, मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं कराऊंगा क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। 15 साल के बच्चों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस बैच में मैं कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन 15 सालों में आए हैं। और हर संडे मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, पूरा बैच मैंने ही लेना है फिजिकल केमिस्ट्री का। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे क्यों चुनी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दूसरी वाली बैच की क्लासेस हो रही हैं। तो ये 4 क्लासेस टाइम 6 बजे है और इसकी कॉस्ट 8000 है। अब हाँ, ये थोड़ा सा महंगा बैच है, क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ ऑनलाइन, फिर समझ में कुछ आता नहीं। ऑनलाइन बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप 2-3 हजार वाले बैचेस में जा सकते हो अगर आपको भीड़ भाड़ का शौक है। पर यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ 4 बच्चे भी होंगे तो भी मेरे लिए बहुत है, ठीक है। 3 महीने 32,000 रुपए बुरे नहीं होते, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कम बच्चों में पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी वीक है, जहां आप पढ़ रहे थे वहां 2 चीजें अच्छी पढ़ाई जा रही है, फिजिकल में थोड़ा सा सर ढीले पढ़ रहे हैं या टीचर फिजिकल के थोड़े से ऊपर नीचे रहते हैं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आइडिया लगाना कैसा पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे, थोड़ा सा सर्च करना मेरी प्लेलिस्ट में,
दूसरा आप अनअकैडमी एटम्स पे मेरे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और तीसरा आप STBG एकेडमी ज्वाइन मत करना, सर्च करना, वहां पे भी आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो। फिजिकल में वैसे तो तीनों पढ़ाता हूँ, पर शुरू फिजिकल से कर। तो कहीं आपको लगता है 8,000 रुपये, जब आप MBBS की फीस देखोगे ना 30-30 गुना बढ़ जाती है 4 नंबर की वजह से, तो ये 8,000 बहुत छोटी चीज लगेगी, ठीक है। और मुझे ये चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं लेने, तो फिर मैंने 8,000 कॉस्ट रखी। ओके, तो अगर आपको लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करें, वरना आप इस चैनल से जुड़े। जिस तरह से आपकी काउंसलिंग में मैंने हेल्प करी, उस तरह से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा पढ़ाने में। रेगुलर मैं वीडियोस डालूंगा इस तरह की, और चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बताऊंगा। बट हाँ, अगर आप कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हो तो फिर वो बैच आपके लिए ऑप्शन है। इसने अगर आपकी थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री में हेल्प करी, थोड़ा आइडिया लगा कैसे सब चीजों को शुरू करना है, सीक्वेंस से शुरू करना, मोल कंसेप्ट के बाद सोल्यूशन पढ़ना, सोल्यूशन के बाद अपना थर्मो इक्विलिब्रियम, ऐसे चीजों को चलाना, ठीक है। चाहो तो मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा क्या सीक्वेंस रहता है। और बुक्स में बच्चों NCERT तीनों के लिए बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर कोई मुश्किल तुम्हें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिख रहा है तो वो NCERT का ही है, तुमने बस सही से पढ़ी नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। याद रखो बच्चों, 660 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मेहनत करते रहो, वरना 4 नंबर की वजह से 1 लाख की जगह आपको 14 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत।